हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज 15.6 मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की। और उस एक्सरसाइज 15.6 जिसमें हम पढ़ रहे थे बेस थ्योरम, उसके क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। 24 क्वेश्चन है टोटल। देखते हैं 21st क्वेश्चन को। ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इट इज नोन दैट 30% हैव 100% अटेंडेंस। जितने भी बच्चे थे ना, उनमें से 30% बच्चे ऐसे जो कंटिन्यू आ रहे हैं, 100% उनकी अटेंडेंस है, ठीक है। एंड 70% स्टूडेंट्स आर इरेगुलर, और 70% मेरे जैसे हैं, कभी गए कभी नहीं गए, है ना, लेकिन ज्यादातर गया था मैं, ठीक है। इरेगुलर है मतलब कभी छुट्टी करते हैं तो कभी जा रहे हैं, ओके। Previous years result report that 70% of all students who have 100% attendance attend A grade। पिछले साल के रिजल्ट्स से ये पता लगता है कि 70% जो बच्चे हैं जिनकी 100% अटेंडेंस रही है, ठीक है, वो कितने थे? 30% थे पहले, है ना। उन्हीं का 70% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ए ग्रेड मिला है ना, जिन्होंने ए ग्रेड ऑब्टेन किया है, ओके। एंड 10% इरेगुलर स्टूडेंट्स अटेंड ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन, ओके। और जो इरेगुलर जितने भी स्टूडेंट थे 70% थे, है ना, उनमें से उनका 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इरेगुलर होते हुए भी ग्रेड ए मिली है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, ठीक है, फ्रॉम द स्कूल। उस स्कूल का कोई भी एक बच्चा रैंडमली सिलेक्ट किया गया। एंड ही वाज फाउंड टू हैव एन ए ग्रेड, और ये हमको पता लग गया कि उस बच्चे ने ग्रेड ए पाया है, ठीक है, उस बच्चे ने ग्रेड ए ऑब्टेन किया है। What is the probability that the student has 100% attendance? तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा 100% अटेंडेंस वाला था, ठीक है, यानी कंटिन्यू जाने वाला था, स्कूल जाने वाला था। इज रेगुलरिटी रिक्वायर्ड ओनली इन स्कूल? रेगुलरिटी तो कोई भी हो भाई, कोई भी काम हो, उस काम में रेगुलरिटी तो जरूरी है। जैसे अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, अगर मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो मेरे को आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा। और अगर बीच बीच में, जैसे आज वीडियो अपलोड कर दिया और उसके बाद ये मान लो एक सप्ताह बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं, फिर एक महीने बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ठीक है, तो इरेगुलरिटी बनती है। तो उस केस में मेरे को रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी रेगुलरिटी हर केस में जरूरी है, हर काम में जरूरी है, ठीक है। देखो, तो अब मैं इवेंट लेट करता हूं। दो टाइप के बंदे हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं, एक तो रेगुलर जाने वाले और एक इरेगुलर। रेगुलर में भी कौन से? जिनकी अटेंडेंस 100% है, ठीक है। तो उसको मैं इवेंट E1 से डिनोट करता हूं। इवेंट E1 किसको डिनोट कर रही है? इवेंट E1 डिनोट करेगी स्टूडेंट्स हैविंग 100% अटेंडेंस। गोलू टाइप के बच्चे, जैसे बड़े बोलते वैसे ही बात मान लेते हैं ना, ठीक है। और E2 किसको डिनोट कर रही है? E2 डिनोट कर रही है इरेगुलर स्टूडेंट को, ठीक है। इरेगुलर स्टूडेंट, ठीक है। और ये हमको पता लग गया कि जिस भी बच्चे को सिलेक्ट किया ना, ठीक है, उसने ग्रेड ए पाया है, ठीक है। स्टूडेंट अटेन ग्रेड ए, ठीक है, ओके। फिर हमको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? ये हमको पता लग गया कि जिस बच्चे को हमने सिलेक्ट किया ना, वो ग्रेड ए वाला है, यानी इवेंट ए हैज ओकर्ड। Then we find out the probability of that student will be having 100% attendance। यानी इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 व्हेन इवेंट A हैज occurred, ओके। यानी इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा 100% अटेंडेंस जिसकी रही थी उन्हीं में से आया है, अगर उसने ग्रेड ए लिया है तो, ठीक है।
ये प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो ये कौन सी बेस थ्योरम यूज करें? तो उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों इवेंट्स की मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, इवेंट E1 किसको डिनोट कर रहा था? स्टूडेंट्स हैविंग 100% अटेंडेंस, यानी ऐसे बच्चे जिनकी अटेंडेंस 100% थी। तो ऐसे कितने थे? 30% थे, यानी 30/100 मतलब 3/10, ठीक है। और मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 की, तो E2 किसको डिनोट कर रहा है? जो इर्रेगुलर थे। तो इर्रेगुलर कितने थे? 70% स्टूडेंट्स इर्रेगुलर थे, यानी 70/100 तो 7/10 आ जाएगा, ठीक है। देखो E2 आ गया। अच्छा, अब हमको फाइंड क्या करनी है? अब हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड, ये गिवन है। देखो इसका मीनिंग समझो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे को ग्रेड A मिला है अगर वो इवेंट E1 हैज ऑकर्ड, यानी अगर वो बच्चा 100% अटेंडेंस वाला हो, ठीक है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस बच्चे को, देखो ये हमको गिवन है, फिर से समझो इसको, इवेंट E1 हैज ऑकर्ड मतलब ये हमको पता लग गया कि जो बच्चा है ना वो 100% अटेंडेंस देने वाला था, है ना। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि उसको ग्रेड A मिला? तो इसने बोल रखा था ना, देखो कहां पे बोल रखा था, हाँ ये रहा, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 70% ऑफ स्टूडेंट्स 70% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु हैव 100% अटेंडेंस अटेन ए ग्रेड, यानी जिनकी परसेंट 100% रही थी, सॉरी जिनकी अटेंडेंस 100% रही थी ना, उनका 70% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेड ए मिली है, ठीक है। मतलब 70/100, ओके। अच्छा, यानी 7/10। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन इवेंट E2 हैज ऑकर्ड, इसका मीनिंग समझो। इवेंट E2 हैज ऑकर्ड यानी ये हमको पता लग गया क्या कि वो बच्चा इर्रेगुलर था। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा इर्रेगुलर था फिर भी उसने ग्रेड A मिली है ना। तो वो थे 10% ऐसे बच्चे, 10/100 यानी 1/10, ओके। अब हम फाइंड कर पाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 व्हेन इवेंट A हैज ऑकर्ड। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन इवेंट E2 हैज ऑकर्ड। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। E1 की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 3/10 और उसको मल्टीप्लाई कर दो A बाई E1 की प्रोबेबिलिटी के साथ 7/10 के साथ। नीचे क्या आएगा? सेम यही 3/10 7/10 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी 7/10 इंटू A बाई E2 1/10। तो यहां पे डिनोमिनेटर में 100, यहां भी 100, यहां भी 100, एलसीएम लेंगे 100 आएगा, वो 100 इससे कट जाएगा तो ऊपर आएगा 21 और नीचे क्या आएगा 21 प्लस 7 28, 7 से कैंसिल, 7 3 जा 7 4 जा 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 में इसने क्या बोल रखा है? सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई, कोई भी फेंके एक डाई को तो फेंकना ही है, ठीक है। इफ सी गेट्स ए 5 और 6, अगर उस पासे पर 5 या 6 आता है ना, सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स, तो वो एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रही है, ठीक है। एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, और वो हेड कब कब आ रहा है वो नोट कर रही है, ठीक है। इफ सी गेट्स ए 2 3 1 2 3 और 4, अगर उसको 5 या 6 ना मिलकर 1 2 3 या 4 ये मिलते हैं, सी टॉसेस ए कॉइन वंस, तो वो फिर उस कॉइन को एक बार टॉस कर रही है ना। 5 या 6 आता है तो 3 बार कर रही है, और 5 या 6 के अलावा मतलब 1 2 3 या 4 आते हैं डाई पैसे पर, तो वो एक बार टॉस कर रही है किसको? उस कॉइन को, ठीक है। एंड नोट्स वेदर ए हेड और टेल इज ऑब्टेन, और फिर वो नोट कर रही है कि हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, ठीक है। इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, अगर उसको केवल और केवल एक ही हेड मिला हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रो ए 1 2 3 और 4 विद द डाई। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पासे पर 1 2 3 या 4 आया हो, ठीक है। ये हमको पता लग गया कि उसको एक ही क्या मिला है?
उसको एक ही हेड मिला है, एग्जैक्टली वन हेड, एक हेड मिला है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पासे पर 1 2 3 या 4 आया होगा। ठीक है, तो यहां पे दो इवेंट क्रिएट हो रही है। कौन कौन सी इवेंट क्रिएट हो रही है? या तो उस पासे पर 5 या 6 आए या फिर 1 2 3 या 4 आए। ओके, तो इवेंट E1 किसको डिनोट कर रहा है? गेटिंग 5 और 6 ऑन द डाई। ठीक है, और इवेंट E2 किसको डिनोट कर रहा है? इवेंट E2 डिनोट कर रहे हैं कि उस पर 5 या 6 ना आया हो, मतलब गेटिंग 1 और 2 और 3 और 4 ऑन द डाई। या तो एक आया हो या 2 या 3 या 4। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक आएगा, अब आगे देखो, इनमें से अगर कोई भी एक आता है तो वो कॉइन को एक बार फेंक रही है, और अगर 5 या 6 आते हैं तो कॉइन को 3 बार फेंक रही है। ठीक है, और ये हमको पता लग गया कि उसको केवल और केवल एक हेड मिला है। ठीक है, तो क्या लिखें? गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, ये हमको पता लग गया। ठीक है, ओके, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर उसको ये वाली कंडीशन मिली है, मतलब उसको एक हेड मिला है, यानी इवेंट ए हैज ओकर्ड, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पासे पर 1 2 3 या 4 आया होगा? मतलब इवेंट E2, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अगर इवेंट ए हैज ओकर्ड। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो उससे पहले मैं इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूं। E1 किसको डिनोट कर रहा था? कि उस पासे पर 5 या 6 आए। कितने केस है? 2 आउट ऑफ टोटल 6। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, 1 आए, 2 आए, 3 आए या 4 आए। 4 केस है, कितने में से? 6 में से 4 आउट ऑफ 6। ठीक है, ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E1 हैज ओकर्ड। ये हमको पता लग गया कि इवेंट E1 यानी कि उस पासे पर 5 या 6 आया है। तो 5 या 6 आया है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको एक हेड मिला? अब देखो, 5 या 6 अगर पासे पर आता है तो वो 3 बार टॉस कर रही थी, है ना? ओके, 3 बार कॉइन को टॉस कर रही थी, तो 3 बार टॉस करेगी तो टोटल आउटकम 8 आएंगे। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम 8। लेकिन हमको फाइंड क्या करना था? एग्जैक्टली वन हेड। अब वन हेड कौन कौन सा कब आ सकता है? या तो TTH हो एक केस, या THT हो 2 केस, या HTT हो 3 ऐसे केस है जिनमें हमको सिंगल हेड मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इस बात की? 3/8। इसका मीनिंग फिर से समझो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E1 हैज ओकर्ड, मीनिंग क्या है इसका? ये घटना पहले से घटित हो चुकी है, मतलब ये हमको पता लग गया कि उसको 5 या 6 मिला है, और इसके साथ इसने रिस्ट्रिक्शन दे रखा था अगर 5 या 6 आती है तो वो कॉइन को 3 बार टॉस कर रही है ना? तो 3 बार अगर उसने टॉस किया, ये उसके इस इवेंट के लिए अगर ये हैपन हो चुकी है ना, तो उस इवेंट के लिए ये एक्सपेरिमेंट है नया, क्या कि वो अब कॉइन को 3 बार टॉस कर रही है। अब इसमें हम प्रोबेबिलिटी बताएंगे, किस बात की? इस बात की। और ये कौन सी बात है? इवेंट ए एग्जैक्टली वन हेड, यानी वन हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है अगर वो कॉइन को 3 बार फेंक रही है तो, यानी कॉइन को हमने 3 बार फेंका, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको एक ही केवल और केवल एक हेड मिले, है ना? तो वो 3 पॉसिबल आउटकम्स है, या तो TTHI एक हेड आया इसमें, या THTI इसमें भी एक हेड है, या HTTI इसमें भी एक हेड है। इसके अलावा और कोई सिंगल हेड वाला नहीं है ना? तो 3 आउट ऑफ टोटल 8। ओके, अब मैं फाइंड करूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E2 हैज ओकर्ड। अब इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग क्या है? इवेंट E2 हैज ओकर्ड, यानी ये हमको पता लग गया कि अब की बार उस पासे पर 1 2 3 या 4 में से कोई भी एक डिजिट आई है ना? E2 हैज ओकर्ड का मीनिंग ये था। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको एग्जैक्ट वन हेड मिला? E2 हैज ओकर्ड, यानी 1 2 3 या 4 ये आया, तो अगर ये आता है तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था कि वो कॉइन को एक बार फेंकेगी, है ना? तो अब ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसमें से हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, किस इवेंट की? इस इवेंट की, कि उसको एक बार हेड मिला। भाई एक बार कॉइन को टॉस कर रही है ना? तो पॉसिबल आउटकम 2 ही है, टोटल पॉसिबल आउटकम या तो हेड आए या टेल आए। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें से कि उसको हेड मिला हो, एक हेड मिला हो, यानी 1/2 हाफ प्रोबेबिलिटी है।
एक बार को इनको टॉस करेगी तो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 व्हेन इवेंट A हैज ऑकर्ड। था क्या, यहां पे E2 की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो ऊपर E2 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन इवेंट E2 हैज ऑकर्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन इवेंट E2 हैज ऑकर्ड। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, हमको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। E2 की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 4/6, कट कर लेते हैं इनको ना, तो ये आएगा 2/3 और A/E2 1/2। ठीक है, कट गया। नीचे क्या आएगा, E1 की प्रोबेबिलिटी है 1/3, कट करोगे ना 2/6 को तो 1/3 इंटू A/E1 3/8, ये भी कट गया, प्लस ये सेम रिजल्ट यहां पे E2 वाला। ठीक है, तो उसको मैं 1/3 लिख देता हूं, कट करके क्या आएगा 1/3। ऊपर है हमारे पास 1/3 और नीचे है हमारे पास 1/8 प्लस 1/3। ठीक है, ऊपर 1/3 मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल, तो इन दोनों का जो एलसीएम आ रहा है वो तो ऊपर जाएगा, 24 ऊपर आ गया और नीचे आएगा 8 3 जा 3 प्लस 3 8 जा 8, ऊपर आया 24 और नीचे आया 11 3। ऐसा करो, एक कट हो रहा है ना, 1 जा 8 जा, तो ऊपर तो आएगा 8। ठीक है, और नीचे क्या आएगा 11, 8/11 उस बात की प्रोबेबिलिटी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, और इसके दो पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं पहले। फॉर A, B एंड C द चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज द मैनेजर ऑफ ए फर्म। ओके, यहां पे 3 बंदे हैं, उनका नाम नहीं दिया, अब की बार A, B और C से उसने डिनोट कर रखा है। ठीक है, और इसने बोल रखा है अगर A मैनेजर बनता है, B मैनेजर बनता है और C मैनेजर बनता है ना, तो उनके मैनेजर बनने के जो चांसेस है ना वो एज ए रेशो आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे रेशो से। ओके, द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज फॉर देम टू इंट्रोड्यूस ए रेडिकल चेंज इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आर 0.3, 0.8 एंड 0.5। ये कह रहे हैं अगर A, B और C, ये इन तीनों में से इनकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है। अगर A मैनेजर बनता है तो बाजार में जो रेडिकल चेंजमेंट है, मतलब क्रांतिकारी बदलाव आप समझ सकते हैं, विपणन समस्या से संबंधित है, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। किसके लिए? A के लिए। अगर A मैनेजर बनता है ना उस केस में, और B बनता है तो चेंजमेंट 0.8 प्रोबेबिलिटी आपको देखी है, और C अगर मैनेजर बनता है तो चेंजमेंट होने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.5 है। ठीक है, इफ द चेंज डज इट टेक प्लेस, अगर बदलाव होता है, ये हमको दे दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ बी और सी, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो बी या सी का अपॉइंटमेंट हुआ एज ए मैनेजर पोस्ट, तब वो बदलाव हुआ है ना। बी या सी की प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है और बदलाव तो हुआ है, ये इसने दे दिया। ठीक है, मतलब ए से बदलाव नहीं हुआ ना, तो हम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। अगर बदलाव हुआ है तो ए का अपॉइंटमेंट हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, लेकिन ये तो उसका कॉम्प्लीमेंट है तो 1 में से उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इवेंट्स हम लेट करते हैं, इवेंट E1, E2 और E3। E1 किसको डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट वाले का अपॉइंटमेंट, मतलब ए का अपॉइंटमेंट हुआ है, किस पद के लिए, मैनेजर पोस्ट के लिए ना, अपॉइंटमेंट ऑफ ए। इवेंट E2 किसको डिनोट कर रही है, APP होता है या AP, सही है, APP, OINTMENT। एक बार देख लेते हैं स्पेलिंग है ना, APP OINTMENT। ओके, ऑफ B। E3 किसको डिनोट कर रही है, APP OINTMENT, अपॉइंटमेंट ऑफ C। ओके, अच्छा, अब इनकी रेशो में प्रोबेबिलिटीज आपको रखी है एक तरीके से, तो वो निकाल लो पहले आप। इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, देखो A, B और C।
ए, बी और सी मैनेजर पोस्ट के लिए अपॉइंट होते हैं ना, इस बात को इसने रेशो में लिख रखा है 4:1:2। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? ए के लिए रेशो 4 आउट ऑफ टोटल सम ऑफ रेशोज 4 + 1 + 2 कितना हो गया? 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 4:E2 के लिए क्या था? 1, बी वाले के लिए तो 1/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 2/7। ठीक है। अब जो इवेंट गिवन होती है ना उसको हम ए लेट करते थे, लेकिन ए तो यहां पे पहले से आ गया ना, तो उसको हम अब की बार एम लेट कर लेते हैं। इवेंट एम, गिवन इवेंट क्या है कि चेंजमेंट तो हुआ है ना, तो क्या लिखें? चेंज डज टेक प्लेस, चेंज डज टेक प्लेस। ओके, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो चेंजमेंट या तो बी के या सी के अपॉइंटमेंट के कारण हुआ है। ठीक है, मतलब ए के कारण नहीं हुआ। ठीक है, तो ए के कारण मैं निकाल लेता हूं और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट यूज कर लेंगे। यानी ए मतलब इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल ले, कब? जब इवेंट एम हैज ऑकर्ड, यानी एम हमको मालूम हो। ठीक है, तो 1 में से इसको माइनस कर लेंगे, वो जो आंसर आएगा वो ही हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एम व्हेन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड ये निकालनी पड़ेगी। E2 के लिए भी, E3 के लिए भी निकालनी पड़ेगी। देखो इसका मीनिंग क्या है, ये क्या कह रहा है? ये हमको पता लग गया कि पहले बंदे का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में वो रेडिकल चेंजमेंट हुआ है, यानी क्रांतिकारी बदलाव हुआ है इस एक के अपॉइंटमेंट के कारण, और वो इसने प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एम व्हेन इवेंट E2 हैज ऑकर्ड, अगर बी वाले का अपॉइंटमेंट हुआ है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में बदलाव हुआ है? इस बात की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है, 0.8 है। ठीक है, और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट में चेंजमेंट हुआ है, आया है, अगर सी का अपॉइंटमेंट हुआ तो, यानी इवेंट E3 हैज ऑकर्ड, और वो प्रोबेबिलिटी आपको देखिए 0.5। ठीक है, तो पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं, चलो इसको साथ ले लो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 व्हेन इवेंट एम हैज ऑकर्ड, क्या आएगा? 1 माइनस अब इसका फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एम व्हेन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड। यहां पे E1 है ना, ठीक है, और नीचे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एम व्हेन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एम व्हेन इवेंट E2 हैज ऑकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एम व्हेन इवेंट E3 हैज ऑकर्ड। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 माइनस एज इट इज, E1 की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 4/7, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? m/E1 0.3 के साथ, और नीचे पहले वाले में तो यही लिखें E1 वाला है, तो 4 3 12 यानी 1.2/7 प्लस दूसरे वाले में E2 की प्रोबेबिलिटी को m/E2 की प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 0.8/7 0.8/7 प्लस E3 की जो प्रोबेबिलिटी है 2/7, इसको मल्टीप्लाई कर दो m/E3 के साथ, तो 2 5 10 यानी 1/7, तो ऊपर कितना आया? 0.12। एलसीएम लिया मैंने, नीचे वाले में 7 आया, वो 7 इससे कट गया, ऊपर क्या बचा? 1.8 प्लस 0.8 2 + 1 3 और 1 माइनस। ठीक है, तो ये आएगा 1 माइनस, डिवाइड करो 0.04। ठीक है, कितना? 0.06, सॉरी 04 है ना, 96 आएगा, 0.96 या फिर 96/100। अब इसको कट कर लो, 4 से कट हो रहे हैं, तो 24 चौक 96 और 4 से करोगे तो 25। 24 आउट ऑफ 25 रिक्वायर्ड आंसर, या फिर डेसिमल में लिखो तो 0.96। ठीक है, ये फिर एक मिस्टेक है ना, और वो मिस्टेक कहां पे हुई है? देखो 4 3 12 तो 1.2 आएगा, ना कि 0.12। ओके, सॉरी, इसके लिए करेक्शन करना होगा आपको, तो ये 1.2 आएगा।
ठीक है, अब इनको डिवाइड करो तो ये आएगा 1 माइनस डिवाइड करने पर मिलेगा 0.4। अब इनको माइनस करेंगे तो आएगा 0.6 और 0.6 इसका मतलब क्या है, डेसिमल हटाओगे तो 6/10। ठीक है, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 3/5। ये उसका आंसर होगा। ओके, अब देखते हैं 23rd का सेकंड पार्ट। There are 3 persons A, B and C apply for a job of a manager in a private company. Chance of their selection are in the ratio 1:2:4। पहले जैसा ही लग रहा है ना। The probabilities that A, B and C can introduce change to improve profits of the company are 0.8, 0.5 and 0.3 respectively। Same है पिछले जैसा। If the change does not take place, यहाँ पे बदलाव आ गया कि ये हमको पता लग गया कि बदलाव नहीं हो रहा है ना, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा बदलाव नहीं होना, ये जो बदलाव है ना ये नहीं हो रहा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये सी के अपॉइंटमेंट के कारण नहीं हुआ। पिछले वाले में तो चेंजमेंट हो रहा था, है ना, बदलाव हो रहा था। यहां पे सी की वजह से बदलाव नहीं हो रहा, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बदलाव नहीं हुआ ये हमको पता है, लेकिन क्यों नहीं हुआ, सी की अपॉइंटमेंट के कारण, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां पे 3 बंदे हैं ए, बी और सी, तो 3 इवेंट क्रिएट करते हैं, उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। इवेंट E1 किसको डिनोट कर रही है, अपॉइंटमेंट ऑफ ए। इवेंट E2 डिनोट कर रही है अपॉइंटमेंट ऑफ बी। और इवेंट E3 डिनोट कर रही है अपॉइंटमेंट ऑफ सी। ठीक है, और इनका रेशियो दे रखा आपको, तो वहां से आप प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे। इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी, इवेंट E1 किसको डिनोट कर रही है कि ए का अपॉइंटमेंट हुआ है, ए, बी और सी का जो अपॉइंटमेंट है वो रेशियो में दे रखा 1:2:4। तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आउट ऑफ सम ऑफ रेशियोज 1 + 2 + 4 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 ये था, इसका रेशियो 2 आउट ऑफ 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 4 आउट ऑफ 7। ठीक है, तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली है। अच्छा, इवेंट ए किसको डिनोट कर रहा है, ए नहीं, यहां पे एम लेंगे, ए तो एक बंदा दे रखा है ना। इवेंट एम डिनोट कर रही है कि चेंजमेंट नहीं हुआ इस बात को। ठीक है, तो क्या लिखे, चेंज डज नॉट टेक प्लेस, चेंज डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, अच्छा, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमको पता लग गया कि चेंजमेंट नहीं हुआ, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सी के अपॉइंटमेंट के कारण नहीं हुआ। सी का अपॉइंटमेंट यानी इवेंट E3, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है अगर एम हमको मालूम है तो। ठीक है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट ए नहीं एम है, यहां पे एम व्हेन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड, ये निकाल लो। इसका मीनिंग क्या है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमको पता लग गया कि ए का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि चेंजमेंट नहीं हुआ। और इसने क्या रखा है, अगर ए का अपॉइंटमेंट हुआ है तो चेंजमेंट हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। ये तो किसकी प्रोबेबिलिटी है कि ए का अपॉइंटमेंट होने पर चेंजमेंट हुआ, और ये किसको डिनोट कर रहा है, ए का अपॉइंटमेंट होने पर चेंजमेंट नहीं हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो 1 में से इसको माइनस कर लो ना, 0.2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एम व्हेन इवेंट E2 हैज ऑकर्ड, यानी ये हमको पता है कि अब की बार बी का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि चेंजमेंट नहीं हुआ। ठीक है, और इसने क्या रखा है, अगर बी का अपॉइंटमेंट हुआ तो चेंजमेंट होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, 0.5। ठीक है, किस बात की प्रोबेबिलिटी, अगर बी का अपॉइंटमेंट होता है तो चेंजमेंट भी होता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी। और ये क्या कह रहा है, बी का अपॉइंटमेंट होता है तो चेंजमेंट नहीं होता, इस बात की प्रोबेबिलिटी, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो 1 में से इसको भी माइनस करो, 0.5। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एम व्हेन इवेंट E3 हैज ऑकर्ड, यानी ये तो डिनोट कर रहा है कि इस अगर सी का अपॉइंटमेंट हुआ है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि चेंजमेंट नहीं हुआ। और इसने दे रखा है अगर सी का अपॉइंटमेंट होता है तो चेंजमेंट होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो 1 में से इसको भी माइनस करेंगे, तो
0.7 किसको डिनोट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट M व्हेन इवेंट E3 हैज ऑकर्ड, यानी C के अपॉइंटमेंट होने पर चेंजमेंट नहीं होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.7। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 व्हेन इवेंट M हैज ऑकर्ड क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 into conditional probability of event M when event E3 has occurred upon probability of event E1 into conditional probability of event M when event E1 has occurred plus probability of E2 into conditional probability of event M when event E2 has occurred plus probability of event E3 into conditional probability of event M when event E3 has occurred। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। E3 की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 4/7, उसको मल्टीप्लाई कर दो M by E3 की प्रोबेबिलिटी के साथ 0.7 के साथ, तो 7 4 28 यानी 2.8/7। अभी कट नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में एलसीएम सभी में 7 आएगा, सभी के अपॉन में 7 है ना। नीचे देखो E1 की प्रोबेबिलिटी 1/7, उसको मल्टीप्लाई करो M by E1 के साथ, 0.2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 0.2 और नीचे 7 प्लस E2 की जो प्रोबेबिलिटी है इसको मल्टीप्लाई कर दो M by E2 के साथ, इसके साथ, तो 5 2 10 यानी 1/7 प्लस E3 वाली को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 28 2.8/7, तो सभी से 7 कैंसिल हो गया, ऊपर 2.8 और नीचे इनको ऐड कर लो न्यूमरेटर को, तो ये हो गया 30 यानी 3 और 1 4। अब डिवाइड करो 0.7, 7 4 28 होता है ना, तो डेसिमल हटाओगे तो क्या आएगा? 7/10 विल बी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसने बोल रखा है 3 coins, देयर आर 3 coins। ओके, 3 सिक्के हैं। ठीक है, वन इज ए 2-headed coin, एक सिक्का ऐसा है जिस पर टेल है ही नहीं, इस तरफ भी हेड है और इस तरफ भी हेड है। ठीक है, दोनों तरफ हेड है। अनदर इज ए बाइज्ड coin, और जो दूसरा है ना वो ऐसा सिक्का है जिस पर टेल आने के चांसेस 25% है और हेड आने के चांसेस 75% है। ठीक है, ऐसी उसकी शेप है। ओके, एंड द थर्ड कॉइन इज अनबाइज्ड, यानी तीसरा सिक्का उस पर इक्वली लाइकली चांसेस हैं, किसके? हेड और टेल के। ठीक है, 50-50% चांसेस है। आउट ऑफ द 3 coins वन ऑफ द 3 coins इज चोजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इन 3 सिक्कों में से किसी एक कॉइन को, एक सिक्के को रैंडमली सिलेक्ट किया और उसको टॉस किया। इट शोज हेड, और ये हमको पता लग गया कि उस कॉइन को टॉस करने पर हेड आया, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2-headed कॉइन था? कैसा कॉइन था? 2-headed कॉइन था। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। ठीक है, देखो यहां पे 3 कॉइन है, 3 टाइप के, तो 3 इवेंट्स क्रिएट होंगी। फर्स्ट वाली इवेंट को मैं E1 से डिनोट कर रहा हूं, और E1 किसको डिनोट कर रही है? 2-headed कॉइन को, 2-headed कॉइन। इवेंट E2 किसको डिनोट कर रही है? इवेंट E2 डिनोट कर रही है बाइज्ड कॉइन, जिस पर 25% चांसेस थे टेल के और 75% चांसेस थे हेड आने के। ठीक है, ए बाइज्ड कॉइन। और इवेंट E3 किसको डिनोट कर रही है? अनबाइज्ड कॉइन की, इक्वली लाइकली चांसेस वाला, एन अनबाइज्ड कॉइन। ठीक है, ओके, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या क्या आएंगी? E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी और E3 की प्रोबेबिलिटी, तीनों इक्वल आएंगी 1/3, है ना। किसी भी एक को रेंडमली सिलेक्ट करना है 3 में से। E1, E2 और E3 इन तीनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, और वो किसकी इक्वल है? 1/3 के इक्वल है। ठीक है, और इवेंट ए मैं लेट कर लेता हूं। हमको जो गिवन है, क्या गिवन है कि जो आउटपुट हमको मिला वो हेड आया, है ना, गेटिंग ए हेड, कि हमको हेड मिला है। ठीक है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, अगर हमको ये पता लग गया कि आउटपुट हेड आया, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2-headed कॉइन से हमको मिला है, यानी इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। कब?
व्हेन इवेंट ए हैज ओकर्ड। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 into conditional probability of event A when event E1 has occurred upon probability of event E1 into conditional probability of event A when event E1 has occurred plus probability of event E2 into conditional probability of event A when event E2 has occurred plus probability of event E3 into conditional probability of event A when event E3 has occurred। ओके, यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी हमने फाइंड नहीं की है, स्पेस मैंने इसीलिए छोड़ा है कि बाद में फाइंड कर लेंगे। देखो तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E1 हैज ओकर्ड। अब इसका मीनिंग समझो क्या कह रहा है। ये हमको पता लग गया इवेंट E1 हैज ओकर्ड, यानी टू हेडेड कॉइन है। अगर टू हेडेड कॉइन है तो उस कॉइन पर इस बात की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अरे भाई उस पे तो दोनों हेड हैं, तो कैसे भी टॉस कर लो हर बार हेड ही आएगा, है ना। तो 2/2 या तो ये वाला है या ये वाला है, लेकिन 1 ही आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो सीधा लिखो श्योर इवेंट होगी एक तरीके से वो तो। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E2 हैज ओकर्ड, यानी अब की बार ये हमको पता लग गया कि वो कॉइन कैसा है, बाइज्ड कॉइन है, जिस पर 25% चांसेस टेल के थे, 75% चांसेस हेड आने के थे, है ना। तो ये हमको पता लग गया कि ये वाला कॉइन है, तो इस कॉइन पर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, हेड आने की कितने परसेंट चांस थे? 75%, वो इसकी प्रोबेबिलिटी है। 75/100, 75/100 का मतलब क्या है? 3/4। ओके, 75%। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E3 हैज ओकर्ड, यानी ये हमको पता लग गया कि अब की बार अनबाइज्ड कॉइन है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर हेड आए? 50-50%, यानी 1/2। ओके, अब इन वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3 मल्टीप्लाई A बाई E1 की प्रोबेबिलिटी 1, नीचे 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू A बाई E2। A बाई E2 की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, A बाई E2 हमने फाइंड किया तो आया था 3/4, प्लस ये कैंसिल करो, प्लस 1/3 E3 की प्रोबेबिलिटी और A बाई E3 की प्रोबेबिलिटी है 1/2। ऊपर आ रहा है 1/3 और नीचे एक बार इनको लिख लो, क्या क्या बचा? 1/3, 1/4, 1/6। ओके, अब नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा 12 और ऊपर वाले को एज इट इज लिखो पहले, 1/3 एज इट इज, और मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल, तो ऊपर आएगा उनका एलसीएम यानी 12 आ गया, और नीचे आएगा 3 4 12 यानी 4 आया, और 4 3 होता है तो 3 आ गया, 6 2 होता है तो 2 आ गया, है ना। ये कैंसिल 4 टाइम, तो ऊपर आया 4 और नीचे 4 3 7 और 2 9, 4/9 विल बी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, इसी के साथ आपकी बेस थ्योरम कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 15.6 कंप्लीट। थैंक यू।